ठीक है, इसी टू स्टैंड फॉर, इसी टू स्टैंड फॉर क्या होता है? इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। क्या है? इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब देखो, जिस तरीके से कंपनी के अंदर पहले हमें कंप्यूटर की जरूरत होती थी, फर्दर कोई एप्लीकेशन वगैरह उसके अंदर अपनी रन करने के लिए, तो क्या करते थे हम लोग? राइट, मार्केट पे जाते थे। डेल के, आईबीएम के सर्वर्स आते हैं, एचपी के, उनके सर्वर्स हम लोग क्या करते थे? मार्केट से बाय करते थे एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का, और उनके ऊपर अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करके, और फिर उसके अंदर क्या करते थे? अपनी एप्लीकेशन को हम लोग डिप्लॉय करते थे। फिर ऐसी वर्चुअलाइजेशन आ गया, वीएमवेयर वगैरह। तो इस कंसेप्ट से हम लोग डायरेक्ट हार्डवेयर, मतलब बेयर मेटल पे ना डिप्लॉय करके, हम लोग क्या करते थे? बेयर मेटल पे अपनी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर लोड करते थे, और उसके बाद उस पे वीएम्स बनाते थे, और उस वीएम पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे, और देन उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे? अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे। अब यहाँ पे एडब्ल्यूएस वालों ने क्या किया है? एडब्ल्यूएस वालों ने यहाँ पर आईबीएम से, एचपी के नंबर ऑफ सर्वर्स उन्होंने खुद खरीदे हैं। इस तरीके से ये उनके सर्वर से, मान लो इन सारे सर्वर को के ऊपर उन्होंने वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर लोड किया है। इन सारे हार्डवेयर के ऊपर उन्होंने वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को लोड किया है, और उसके बाद वीएम्स बनाए हैं, और आपको वो वीएम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट नेम टर्म्स चेंज करके, वहां पे उन्होंने वीएम ना बोल के ईसी टू कह रहे हैं। ईसी टू इसलिए कहते हैं, ईसी स्टैंड फॉर इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। इलास्टिक मतलब आप रबड़ की तरह उसे कभी भी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूट का मतलब आपको ये चीजें क्लाउड की तरह मिलेगी, कंप्यूट मतलब कंप्यूटर। ठीक है। तो अगर हम लोग इनके जरा डैशबोर्ड पे आए थोड़ा सा, तो ये इनकी EC2 की सर्विस है। EC2 डैशबोर्ड पे जाओ आप। ये देखो इंस्टेंस। तो EC2 को लेने के लिए इनके पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। अगर आप देखो, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। इन्होंने सबसे पहले जो डिजाइन किया है, वो इस तरीके से डिजाइन किया है। अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ आए गूगल में, AWS EC2 इंस्टेंस टाइप,
तो ये देखो, इन्होंने फैमिली बनाया है, ये सारी फैमिलीज हैं। फैमिली के अंदर इन्होंने टाइप बनाया है, और टाइप के अंदर इन्होंने साइज बनाया है। तो जैसे ये फैमिली दिख रही जनरल पर्पस, ये फैमिली दिख रही कंप्यूट मेमोरी। तो अगर हम जनरल पर्पस की बात करें, तो जनरल पर्पस फैमिली इन्होंने डिजाइन किया है कि अगर किसी को EC2 चाहिए, कंप्यूट चाहिए, और उस पर्टिकुलर पर्सन का जो यूज केस है वो एक नॉर्मल है, जैसे आपको अगर कभी कोई लैपटॉप बाय करने हैं, तो आप जब लैपटॉप्स के शोरूम पे जाते हो, तो जो सेलर होता है आपसे पूछता है कि आपका पर्पस क्या है। उस पर्पस के अकॉर्डिंग वो आपको लैपटॉप का प्रोडक्ट दिखाता है। अगर आपने उसको बोला कि मुझे एक हाई इंटेंसिव एप्लीकेशंस रन करना है इसके ऊपर, मैं डेवलपमेंट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा CPU यूटिलाइज होता है, ऐसा कुछ मुझे लैपटॉप दिखाओ, तो वो आपको ऐसे लैपटॉप्स आपके सामने ला के रखेगा जिसपे हाई CPU सपोर्ट करते हैं। या आपने बोला मेरा बहुत ज़्यादा प्रोसेस का काम है, तो ऐसे लैपटॉप्स वो आपके सामने लाएगा जिसमें रैम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। या आपने बोला यार मेरा गेमिंग का काम है, मैं गेमिंग बेस एप्लीकेशन डिज़ाइन करता हूँ, उसे रन करता हूँ, तो मुझे ग्राफिक्स कार्ड की भी जरूरत पड़ती है, हाई मेमोरी की जरूरत पड़ती है, तो फिर वो आपको गेमिंग सीरीज के लैपटॉप्स आपके सामने रखें। वैसे ही आप जाके बोलते हो नहीं एक नॉर्मल यूज में है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसी कॉलेज के कुछ PDF डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिस के कुछ नॉर्मल काम होते हैं, ज़्यादातर काम इंटरनेट पे हो जाते हैं, जस्ट एक नॉर्मल यूज केस का लैपटॉप चाहिए, एक लो बजट का, एक एवरेज बजट का, तो फिर वो आपको उस टाइप से लैपटॉप दिखाएंगे। ऐसे ही इन्होंने क्या किया है, अपनी फैमिलीज बना दी हैं, और आपसे बोला कि अगर आपका यूज केस नॉर्मल है तो आप जनरल पर्पस फैमिलीज को चूज करें। लिखा भी हुआ है यहाँ पर, जनरल पर्पस इंस्टेंस प्रोवाइड अ बैलेंस ऑफ कंप्यूट memory and networking resource and can be used for a variety of workload। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में पढ़ें, तो नीचे अगर आप आएंगे तो यूज केस भी आपको यहाँ लिखा होगा। यूज केस क्या है? क्या एप्लीकेशन बिल्ड ऑन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सच एज एप्लीकेशन सर्वर, माइक्रो सर्विस, गेमिंग सर्वर, मिड साइज डेटा स्टोर एंड कैशिंग प्ले। तो ये फैमिली है और ये टाइप है। इसमें अगर मैं T2 में जाऊं, T2 टाइप में, तो T2 टाइप का यूज केस देखो क्या है। वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बिल्ड सर्वर, कोड रेपोजिटरी सर्वर, माइक्रो सर्विस, टेस्ट एंड स्टेजिंग एनवायरनमेंट एंड लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। तो ये क्या है फैमिली, ये क्या है टाइप। T2 टाइप है। T2 के अंदर अब आपको साइज मिलेगा, जैसे नैनो साइज है, माइक्रो साइज है, स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, एक्स लार्ज साइज है, 2X लार्ज साइज है। तो ये क्या है साइज। ये क्या है आपके साइज। साइज, अगर इन साइज की बात करो, तो साइज की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखी हुई है। कह रहा है इसमें जो CPU है, वन वर्चुअल CPU, 0.5 GB रैम है, स्टोरेज EBS सपोर्ट करेगा ओनली, एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस इसकी लो है। ऐसे माइक्रो साइज में अगर हम आते हैं, तो 1 CPU, 1 GB रैम, EBS वॉल्यूम सपोर्ट करेगा, एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस लो टू मॉडरेट है। ऐसे T2 डॉट स्मॉल मतलब स्मॉल साइज में आते हैं, तो 1 वर्चुअल CPU, 2 GB रैम। ठीक है, ऐसे नीचे आ जाओ, अगर लार्ज में आते हो तो 4 CPU, 16 GB रैम, एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉडरेट है।
मिड का मिलेगा। 2 XLR साइज में आते हो, 8 वर्चुअल CPU, 32 GB रैम, राइट। ये देखो। तो नेटवर्क परफॉर्मेंस अगर मुझे बहुत ज्यादा हाई चाहिए तो आई थिंक मुझे शायद टाइप बदलना पड़ेगा। तो अगर मैंने ये टाइप बदला तो यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस देखो अप टू 10 Gbps, 20 Gbps इसमें मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको हाई CPU वाला पे जाना है तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज पे जाओ। ये देखो, यहाँ पे आपको हाई CPU मिल रहा है। मेमोरी में जाना है तो यहाँ पे देखो हाई मेमोरी में अगर मैं आता हूँ तो मुझे देखो कितनी मेमोरी मिल रही है, 24,000 GB की मेमोरी मुझे मिल रही है। तो जब भी आप इंस्टेंस को क्रिएट करते हो लॉन्च इंस्टेंस पे आके, तो यहाँ पर देखो आपको सिलेक्शन करना पड़ता है इंस्टेंस टाइप का। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, नहीं ये तो इमेज है। यहाँ पे देखो, अगर आप कंपेयर ऑल, तो यहाँ पे देखो सारे आपको दिखाई देंगे। यहाँ से मैं फिल्टर कर सकता हूँ कि मुझे किस टाइप के इंस्टेंस चाहिए। इंस्टेंस फैमिली, ठीक है, इंस्टेंस फैमिली किस फैमिली पे चाहिए, देखो यहाँ से मैं बता सकता हूँ। T2 फैमिली चाहिए तो सिर्फ T2 वाले दिखा रहा है। इन्होंने डायरेक्ट T2 को ही फैमिली बता दिया है। ठीक है। जस्ट एक, तो जब भी हम लोग इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं, अब देखो यहाँ पर T2 डॉट जो है ये फ्री टियर लिखा हुआ है। फ्री टियर का मतलब क्या हुआ, आपने जब AWS पे अकाउंट क्रिएट किया है तो AWS आपको क्या करता है, फॉर 12 मंथ के लिए, क्या, फॉर फॉर 12 मंथ के लिए आपको कुछ सर्विसेज फ्री में देता है। अगर हम लोग यहाँ पर आए और जरा देखें AWS फ्री टियर सर्विस, देखो क्या बोल रहा है, 3 टाइप्स ऑफ ऑफर। AWS आपको 3 टाइप्स के ऑफर्स देता है। मोर देन 100 AWS product are available on AWS free tier today. 3 different types of free tier offers are available depending on the product used. कह रहा है फ्री ट्रायल,
कुछ ऐसी सर्विस है जो फ्री ट्रायल में मिल रही हैं, कुछ ऐसी सर्विस हैं जो 12 मंथ तक के लिए फ्री हैं, कुछ ऐसी सर्विस होती हैं जो ऑलवेज फ्री होती हैं। मतलब कुछ ऐसी सर्विस हैं जो फ्री ट्रायल पे आपको मिलेंगी, जैसे 2 घंटे के लिए मिल रही है, 4 घंटे के लिए ट्रायल पर्पस पे। कुछ ऐसी सर्विस है जो 12 मंथ तक आपको फ्री है। कुछ ऐसी सर्विस है जो हमेशा फ्री आपको मिलती है। ठीक है। तो अगर हमें देखना है कि 12 मंथ के लिए कौन सी सर्विस फ्री है, तो यहाँ पे क्लिक करो। अब देखो कंप्यूट आ रहा है, क्या आ रहा है, कंप्यूट। कंप्यूट में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है Amazon EC2 750 आवर्स पर मंथ, रीसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी इन द क्लाउड, 750 आवर्स पर मंथ फॉर द लिनक्स RHEL और SLES T2.micro और T3.micro इंस्टेंस डिपेंड ऑन अ रीजन। ऐसी 750 आवर्स पर मंथ ऑफ विंडोज T2.micro और T3.micro इंस्टेंस डिपेंडेंट ऑन रीजन, 750 आवर्स पर month of the public IPv4 address regardless of the instance type। क्या मतलब है इसका, कह रहा है कि आपको 750 आवर्स के लिए एक लिनक्स का इंस्टेंस मिलेगा और एक विंडोज का मिल जाएगा। ठीक है। उसमें भी आप लिनक्स ले सकते हो, लिनक्स में RHEL और सूसे। और जो इंस्टेंस आपको मिलेगा T2.micro मिलेगा या फिर T3.micro। किसी रीजन में T2.micro नहीं होगा तो वहां पे आपको T3.micro फ्री में मिलेगा। जिस रीजन में T2.micro होगा वहां T3.micro फ्री नहीं मिलेगा। अब ये करता कैसे है? तो ये काम ऐसे करता है, आप AWS पे जब भी अकाउंट क्रिएट करते हो तो AWS वाला क्या करता है, कंप्यूट सर्विस में से आपको कहता है कि हर मंथ, एवरी मंथ आपको 750 आवर्स यूज करने के लिए कंप्यूट की सर्विस आपको दे रहे हैं। हर मंथ 750 आवर्स आप 750 घंटे तक यूज कर सकते हो। अब ये यूज कैसे करते हैं, यूज देखो ऐसे करते हैं कि आपने एक इंस्टेंस को क्रिएट किया और उस पे उसका टाइप T2.micro है, OS लिनक्स है या विंडोज है, और या फिर आपने उस पे एक पब्लिक IP लिया है, वो फ्री है। आप उस इंस्टेंस को मत बंद करो, पैसा नहीं लगेगा। आपने उस इंस्टेंस को 24 घंटे चलाया तो 750 आवर्स जो आपको ये लोग दे रहे थे उसमें से 24 घंटे आपने यूज कर चुके। अगर उस इंस्टेंस को हम लोग 24 घंटे के अकॉर्डिंग देखें, 24 घंटे मैंने चलाया और 31 दिन चलाया, तो 744 घंटे, मतलब 750 आवर्स में से 744 घंटे आपके माइनस हो गए। बचे कितने, 6 घंटे और। तो 6 घंटे के लिए आप चाहो तो दूसरा इंस्टेंस और बना लो, 6 घंटे यूज कर लो। तो एक इंस्टेंस आप बनाओ T2.micro, आप उसको कभी बंद मत करो, आपके पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो 750 आवर्स के अंदर आ। लेकिन अगर आपने दो इंस्टेंस बना लिए तो आप 24 घंटे तक दो इंस्टेंस चलाते हो, आपने यूटिलाइज कितना कर लिया, 48, क्योंकि दो हो गए। आप 24 + 24 क्या हो गया, 48। मतलब आप एक दिन में 48 घंटे यूज कर रहे हो। तो एक दिन में 48 घंटे, तो 31 दिन अगर आप दोनों इंस्टेंस चला के रखते हो तो आपने 1488 घंटे आप चला लिए।
जो आपको फ्री ट्रायल में मिल रहा है वो 750 आवर्स ही मिला है। 750 आवर्स के बाद जितना भी यूटिलाइज करोगे उन सब चीज का बिल आएगा। क्या आएगा? बिल आएगा। बिल कैसे आएगा? इसका बिल कैसे आएगा? 750 आवर्स तक तो कोई बिल नहीं आएगा। 750 आवर्स के बाद जितना यूज करो उसका आपके अकाउंट में बिल आएगा। तो वो बिल आपको पे करना हो। अगर वो बिल आप पे कर देते हो तो अच्छी बात। अगर वो बिल आप पे नहीं करते हो तो आपका अकाउंट ये सस्पेंड कर। सस्पेंड करने का मतलब होता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। आप कभी पेमेंट, ड्यू पेमेंट इनकी पे करते हो तो अकाउंट वहीं से चालू हो जाए। और अगर मैं मान लूं 4 इंस्टेंस बनाऊं तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग बिल। अब ये 750 आवर्स जो काउंट करते हैं वो किस बेस पे करते हैं? ये तो हो गया 750 आवर्स टोटल मिल रहा है। ये 750 आवर्स जो काउंट करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट एक मिनट। तो ये 750 आवर्स जो काउंट करेंगे, ये काउंट करते हैं आवर्स बेस पे काउंटिंग कर। लेकिन ये मिनिमम 1 आवर्स बेस पे काउंट करते हैं। मिनिमम 1 आवर्स का मतलब क्या हुआ कि आप इंस्टेंस को 1 मिनट चलाओ, 2 मिनट चलाओ, 5 मिनट चलाओ, 10 मिनट चला के बंद कर दो, वो मिनिमम 1 घंटे का पैसा लेंगे आप। तो मान लो अगर मैंने इंस्टेंस 9 बजे ऑन किया और 9:05 पे बंद कर देता हूँ, तो ये मत सोचना कि 750 आवर्स में से सिर्फ मैंने 5 मिनट यूटिलाइज किया है। नहीं, वो आपसे कहते हैं मिनिमम 1 घंटे का चार्ज करें। तो मान लो अगर आपने कोई इंस्टेंस को बनाया, उस इंस्टेंस को आपने 9 बजे बनाया, 9:05 पे बंद कर दिया, फिर 9:10 में फिर ऑन कर लिया, 9:15 में फिर बंद कर दिया, 9:18 में फिर ऑन कर दिया, 9:20 में फिर बंद कर दिया। ऐसे 1 घंटे में आपने 8-10 बार आपने ऐसा कर लिया। तो आप ये समझ लें कि 8-10 घंटे आपका यूटिलाइज हो गया, जो कि आपने यूज अभी अच्छे से आधे घंटे भी नहीं किया। इसके पीछे बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन, ये टेक्निकल रीजन ये है कि जब भी आप इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं तो बैकएंड में जो मैंने आपको बताया कि इनके जो आईबीएम के हार्डवेयर होंगे, एचपी के हार्डवेयर होंगे जो इन्होंने लिए होंगे, उस पे उन्होंने जो वर्चुअलाइजेशन की है, जैसे ये एक हार्डवेयर है तो इस पे इन्होंने वर्चुअलाइजेशन की है, मान लो इस तरीके से। वर्चुअलाइजेशन करने के बाद इस हार्डवेयर के ऊपर मान लो 9 इंस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं। नौ इंस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं। तो जब आप इंस्टेंस को बनाते हो तो इंस्टेंस मान लो इस हार्डवेयर पे आके क्रिएट हो गया है, इस हार्डवेयर पे
यहाँ पे आके वो क्रिएट हुआ है। लेकिन जब आप इंस्टेंस को बंद करते हो तो इस हार्डवेयर को छोड़ देते हो। तो ईडब्ल्यूएस को क्या लगता है कि ये कस्टमर आया था, अब वो जा चुका है, अब आगे आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब उनको कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये स्पेस वो किसी और कस्टमर को दे देते हैं। तो आप इंस्टेंस जब बनाते हो तो उन्हें लगता है कि आप आ चुके हो, लेकिन जब आप इंस्टेंस बंद करते हो तो उनके अकॉर्डिंग आप जा चुके हो। तो जब आप आते हो तो बिलिंग साइकिल स्टार्ट होती है, जब आप स्टॉप करते हो तो आप इंस्टेंस वहां से गायब हो जाता है, आपकी बिलिंग साइकिल वहां पे स्टॉप हो जाती है। तो ये टेक्निकल रीजन। उसके बाद एडब्ल्यूएस कहता है ये कंडीशन स्टार्ट स्टॉप के केस में है। अगर आप रीबूट करते हो अपने इंस्टेंस को तो ये चीजें नहीं मानी जाती, क्योंकि रीबूट के केस में क्या होता है, आपका इंस्टेंस वहीं पे रहेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से बूट कर रहा होता है। क्योंकि रीबूट के केस में आपका इंस्टेंस स्टॉप नहीं हो रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से बूट कर रहा है। तो उस केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इस हिसाब से प्राइसिंग यहाँ पे चलती है, और इस प्राइसिंग मॉडल को हम लोग कहते हैं ऑन डिमांड प्राइसिंग। ऑन डिमांड प्राइसिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब तक हम लोग यूज कर रहे हैं तब तक वो पैसे ले रहे हैं, जब यूज नहीं कर रहे तो वो पैसे नहीं ले रहे। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ऑन डिमांड प्राइसिंग। लेकिन ऑन डिमांड प्राइसिंग को आप इंडस्ट्री में प्रोडक्शन पर्पस पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑन डिमांड प्राइसिंग का मेथड अगर आप प्रोडक्शन पे यूज करते हो फॉर कंप्यूट के लिए, तो वहां पे आपको एक आगे चल के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑन डिमांड मेथड में आपको कैपेसिटी गारंटी नहीं मिलती। कैपेसिटी गारंटी का मतलब क्या होता है कि आप जब इंस्टेंस बनाते हो तो आपको स्पेस मिल गया, आप इंस्टेंस बंद कर दोगे तो ये स्पेस छोड़ देगा, और इस स्पेस पे कोई और इंस्टेंस किसी और क्लाइंट का, किसी और कस्टमर का, किसी और पर्सन का इंस्टेंस इस प्लेस पे आ जाएगा। आप अपने दोबारा उसी इंस्टेंस को जब स्टार्ट करते हो तो हो सकता है वो इस हार्डवेयर में किसी और प्लेस पे जाने की ट्राई करेगा। ये हार्डवेयर खाली नहीं होगा तो दूसरे हार्डवेयर पे जाने की कोशिश करेगा, दूसरा हार्डवेयर खाली नहीं होगा तो तीसरे हार्डवेयर पे जाने की कोशिश करेगा, और उसी हार्डवेयर पे जाने की कोशिश करेगा जो हार्ड आपने इंस्टेंस बनाते टाइम जो रीजन, और रीजन के अंदर जो जोन आपने सिलेक्शन किया था। जब आप इंस्टेंस बनाते हो तो रीजन का सिलेक्शन करते हो, रीजन के अंदर जोन का करते हो। तो जो जोन आप सिलेक्ट करोगे उस जोन में सारे हार्डवेयर को वो देखेगा कि किस हार्डवेयर पे स्पेस खाली है, उन्हीं हार्डवेयर पे जाने की कोशिश करेगा। अगर उस जोन के सारे हार्डवेयर बिजी हैं तो आपको वेटिंग मोड में रख देगा कि वेट करो, कोई हार्डवेयर खाली होगा तो वहां पे आपका इंस्टेंस हम लोग लॉन्च करवा देंगे। ये एडब्ल्यूएस कहता है। अगर आप ऑन डिमांड प्राइसिंग मेथड पे काम कर रहे हो तो अगर मेरा कोई प्रोडक्शन बेस्ड इंस्टेंस है और मैंने किसी रीजन से कोई एप्लीकेशन अपग्रेडेशन से की मैंने उसके ऊपर, और मुझे वो स्टॉप स्टार्ट रिक्वायरमेंट मांगा और मैंने वो चीज कर दी,
और बाद में देखा कि कोई हार्डवेयर खाली नहीं है, तो इंस्टेंस वहीं पे मेरा ऑन नहीं होगा। तो एक तो ये ड्रॉबैक है ऑन डिमांड का। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ऑन डिमांड में ऐसे हम प्राइसिंग देखें तो बहुत ज्यादा हाई प्राइस चला जाता। तो एडब्ल्यूएस ने बोला कि ऐसे टाइम पर ऐसे यूज केस के लिए आप ऑन डिमांड मेथड को ना सेलेक्ट करें। ऐसे यूज केस के लिए आप रिजर्व इंस्टेंस का सिलेक्शन करें। किसका करें? रिजर्व इंस्टेंस का सिलेक्शन करें। क्या करें सर ऐसे टाइम के लिए? रिजर्व इंस्टेंस का सिलेक्शन करें। तो रिजर्व इंस्टेंस में क्या है कि सबसे पहले रिजर्व इंस्टेंस में आपको कैपेसिटी की गारंटी मिल जाती। कैपेसिटी की गारंटी का मतलब कि आप जब भी इंस्टेंस को ऑन करेंगे बंद करके, तो आपके लिए कैपेसिटी हमेशा रिजर्व रखेगा वो, उस पर्टिकुलर जोन के अंदर। आपने रिजर्व कर ली है रिजर्व। दूसरा बेनिफिट आपको रिजर्व इंस्टेंस में क्या होता है? दूसरा बेनिफिट आपको रिजर्व इंस्टेंस में ये होगा, प्राइसिंग आपके कम हो जाएगी। मान लो कोई इंस्टेंस आप ऑन डिमांड मेथड पे यूज कर रहे हो और उसकी एक एस्टिमेट प्राइस 100 रुपीज आती है। उसकी एक एस्टिमेट प्राइस 100 रुपीज आती है। वही इंस्टेंस की प्राइस कितनी आ रही है? 100 रुपीज आ रही है। अगर आप यही इंस्टेंस रिजर्व इंस्टेंस लेते हो तो 60 रुपए इसकी आएगी, क्योंकि रिजर्व इंस्टेंस में आपको उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। क्यों दे दिया डिस्काउंट? क्योंकि रिजर्व इंस्टेंस में आप उनके परमानेंट कस्टमर हो गए, और जो रिजर्वेशन है वो मिनिमम 1 साल के लिए होता है, मैक्सिमम 3 साल। अगर आपने मिनिमम 1 साल के लिए रिजर्व किया है तो एडब्ल्यूएस को ये कंफर्म हो गया है कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट 1 साल तक तो मेरे इंस्टेंस को यूज करेगा ही करेगा। तो इसीलिए आपको उन्होंने क्या किया, 40% का डिस्काउंट दे दिया। समझ आ रही बात यहाँ पे? यस सर। किसी को भी डाउट है? सर बाय डिफॉल्ट इंस्टांस टाइप क्या होता है? क्या? बाय डिफॉल्ट इंस्टांस टाइप क्या होता है, राइट? अगर हमने रिजर्व इंस्टांस सिलेक्ट नहीं करा है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ऑन डिमांड। ऑन डिमांड हो, क्या नाम है? सर रुचि। हाँ, ऑन डिमांड हो। रुचि चौधरी। हाँ, ओके सर। ठीक है। उसी के साथ साथ
अगर आप 1 ईयर्स के लिए रिजर्व करते हो तो 60 रुपए। अगर आप 3 साल के लिए रिजर्व करते हो तो आपको 50 रुपए का मिल जाएगा, मतलब और डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब अगर आपको और यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए तो पेमेंट प्लान का सिलेक्शन आप करो। अब रिजर्व इंश्योरेंस में जो पेमेंट प्लान है, उन्होंने 3 टाइप के पेमेंट प्लान आपको देते हैं। एक देते हैं ऑल अपफ्रंट पेमेंट, एक आपको देते हैं पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट, एक आपको देते हैं मंथली पेमेंट मेथड, मतलब नो अपफ्रंट। नो अपफ्रंट के केस में क्या होता है, आपने इंस्टेंस ले लिया, आपने उन्हें कोई भी पेमेंट, आपने उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं दिया। अब क्या होगा, जैसे 60 रुपए का इंस्टेंस है तो हर मंथ आपकी बिल बन के आएगी इंस्टॉलमेंट में, 5-5 रुपए। अगर आप ऑल अपफ्रंट पेमेंट का सिलेक्शन करते हैं, मतलब सारा पेमेंट एक बार में दे रहे हैं, तो वही 60 रुपए वाला इंस्टेंस आपको मिल जाएगा कितने में, 40 रुपए। और 3 साल वाला आपको और कम में मिल जाएगा, 30 रुपए में, क्योंकि 3 साल वाला चुकी है। ऐसी पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट करते हैं तो उसमें होता है 50% आप अभी दे दो, 50% का इंस्टॉलमेंट बना दो। तो जो 60 रुपए का था वो 50 में मिल जाएगा, जो 50 का था वो 40 में मिल जाएगा। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी सर। ठीक हो। जब आप इंस्टेंस यहाँ से बनाते हो तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो इंस्टेंस आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ऑन डिमांड। क्या बनेगा? ऑन डिमांड बनेगा। अगर आपको रिजर्व इंस्टेंस चाहिए तो आप कहाँ पे आओ, EC2 सेक्शन में, और ये रहा रिजर्व इंस्टेंस। क्या रहा ये? रिजर्व इंस्टेंस। परचेज रिजर्व इंस्टेंस। तो जब आप रिजर्व इंस्टेंस परचेज करने जाते हो तो आपको परचेज रिजर्व इंस्टेंस में पहले उन्हें बताना पड़ता है कि किस टाइप का चाहिए। जैसे आप मार्केट में जाते हो ना कोई चीज बाय करने, तो पहले आप दुकानदार को क्या कहते हो, मुझे ये मेरी डिमांड है, आप मुझे इस टाइप की चीजें दिखाएं। तो उस टाइप की चीजें दिखाता है। तो ये वही है, वहां यहाँ पे अपन मेरी डिमांड लिखे फिर वो दिखाएगा आपको।
तो आप बताओ किस टाइप का प्लेटफॉर्म वाला इंस्टेंस आपको चाहिए। टेनेंसी कौन सा चाहिए, डिफॉल्ट या डेडिकेटेड। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि किसी भी हार्डवेयर में मुझे लॉन्च कर देना, मुझे ऐसे कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर नहीं चाहिए। डेडिकेटेड में क्या होगा, आपके लिए जो हार्डवेयर होगा वो डेडिकेटेड होगा, आपके अलावा और कोई और क्लाइंट और कोई और कस्टमर उस हार्डवेयर पे नहीं आए। तो डेडिकेटेड का थोड़ा प्राइस हाई हो जाता है क्योंकि एक हार्डवेयर में आप अकेले बैठोगे। ऑफरिंग क्लासेस कन्वर्टेबल या स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आपने जिस फैमिली वाला इंस्टेंस ले लिया है, अब आप फैमिली चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर साइज बदल सकते हो बट फैमिली चेंज नहीं कर सकते, टाइप नहीं बदल सकते। कन्वर्टेबल लोगे तो आप बाद में उसे चेंज कर सकते हो कि भाई मुझे ये हटा के ये दे दो। स्टैंडर्ड का प्राइस कम होता है, कन्वर्टेबल का थोड़ा ज्यादा होता है। एनी मतलब सारे दिखा दो, मैं चूज कर लूंगा। अब इंस्टेंस टाइप आप बताओ, किस टाइप का इंस्टेंस चाहिए वो आप यहाँ सिलेक्शन करो। और उसके बाद टर्म्स आप बताओ, 1 मंथ टू 12 मंथ चाहिए या 12 मंथ टू 36 मंथ चाहिए। आप बताओ। मैंने बोला 1 मंथ टू 12 मंथ। पेमेंट ऑप्शन बताओ, नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट और ऑल अपफ्रंट। मैंने बोला सारे दिखाओ और सर्च में क्लिक करो। तो ये देखो आपके सामने इंस्टेंस की लिस्ट आ गई। कह रहा है ये इंस्टेंस 12 मंथ के लिए है, ठीक है। इसका अपफ्रंट प्राइस ये रहेगा, आवरली रेट ये पड़ेगा, ऑल अपफ्रंट पेमेंट मेथड पे ही मिलेगा और स्टैंडर्ड मिलेगा। ये इंस्टेंस पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा नो अपफ्रंट पेमेंट में। तो ये इंस्टेंस आपको नो अपफ्रंट पेमेंट में मिलेगा विद कन्वर्ट। तो ऐसे आप देख सकते हो। और जो आपको बाय करना है ऐड टू कार्ट में क्लिक करो, टोटल ड्यू अमाउंट बता रहा है ये, और व्यू करो, आपको ये इंस्टेंस मिल जाए। ऑर्डर कर दो, मैं नहीं कर रहा हूँ। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी, एक बार कंफर्म करो सब लोग। यस सर। और किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक हो। अब ऐसे ही इन्होंने एक और पेमेंट मेथड ऐसे लॉन्च किया जिसको ये लोग कहते हैं रिजर्व स्पॉट इंस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ? मतलब एडब्ल्यू वालों ने प्लान किया अपनी कैपेसिटी को एक बेटर तरीके से सेल करने का, एक इन्होंने मेथड बनाया। इन्हें पता है कि हमारे जो हार्डवेयर हैं, जो हमारे रिसोर्सेस हैं कंप्यूट के, वो तो एक तो ऑन डिमांड मेथड पे चले जाएंगे। ऑन डिमांड मेथड कब आप यूज करोगे? जब आपको कभी कभी इंस्टेंस चाहिए टेम्परेरी पर्पस के। तो उससे हमारे रिसोर्सेज बिजी हो रहे हैं और रिजर्व इंस्टेंस है। लेकिन एडब्ल्यूएस वालों ने देखा कि अगर तब भी हमारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से अगर यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, तो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए इन्होंने एक नया पेमेंट मेथड लॉन्च किया जिसको कहा स्पॉट। इसमें क्या होता है, बिडिंग लगती है।
तो अगर आप स्पॉट इंस्टेंस लेते हो तो आपको वहां पर 90% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो जैसे जो इंस्टेंस आपको 100 रुपए का पड़ रहा था ऑन डिमांड में, रिजर्व इंस्टेंस में आके आपको 60 रुपए का पड़ रहा है। वही स्पॉट इंस्टेंस अगर आप लेते हो तो आपको 5 रुपए 10 रुपए में मिल जाए। 5 रुपए 10 रुपए। अब 5 रुपए 10 रुपए में मिलने का मतलब क्या है? इसकी बिडिंग लगती है। मान लो आपने 5 रुपए में ले लिया, अगर कोई बंदा आकर उसका 6 रुपए दे रहा होगा तो 2 मिनट के अंदर आपका हटा के उसको दे देंगे। 2 मिनट के अंदर आपका इंस्टेंस हटा के उसको दे देंगे। ऐसा करते हैं। तो अब आप बोलोगे इसका प्रॉफिट क्या है कि 2 मिनट में हटा के उसको दे देंगे अगर कोई ज्यादा पैसा आके देगा तो। इसका प्रॉफिट ये है कि आप बिडिंग को थोड़ा ऑब्जर्व करते रहो। आप देखो कोई अगर 2 रुपए दे रहा है तो आप, कोई अगर 5 6 रुपए दे रहा है तो आप 7 रुपए में लगा दो, 8 रुपए में दे दो। ऐसी बिडिंग लगा के दो कि कोई ना ले। उसके बाद आपका जो स्पॉट इंस्टेंस क्रिएट हुआ था, आप इस पे कंडीशन डाल दो कि अगर मैं इसे 5 रुपए में चला रहा हूं और अगर कोई आके 2 रुपए ज्यादा देता है, लाइक 7 रुपए दे रहा है, तो इस इंस्टेंस के साथ क्या बिहेव करना है वो आप बता। क्या ये इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाए या फिर ये इंस्टेंस स्टॉप मोड में चला जाए? मैंने बोला स्टॉप मोड में चला जाए, ऐसा कुछ होता है। तो जैसे आपकी बिडिंग, आपने जो प्राइस में दिया था उससे अगर प्राइस नीचे जाता है तो आपका इंस्टेंस फिर ऑन हो जाता है। फिर भी आप बोलोगे इसका फायदा क्या है? इसका रियल फायदा देखो इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग जब ऑटो स्केलिंग पढ़ते हैं उसके नीचे हम लोग टारगेट ग्रुप बनाते हैं, और टारगेट ग्रुप में हम लोग अपने इंस्टेंस बताते हैं कि मिनिमम इंस्टेंस हमें कितने चाहिए, मैक्सिमम इंस्टेंस हमें कितने चाहिए। तो मान लो मिनिमम इंस्टेंस मैंने बता दिया 10 और मैक्सिमम इंस्टेंस मुझे चाहिए 100। तो जो मिनिमम इंस्टेंस होंगे आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, वो तो आप रख लो रिजर्व, क्योंकि आपको पता ही है लोड अगर 0 रहेगा तब भी वो 10 चलेंगे। तो आप मिनिमम इंस्टेंस की वैल्यू मिनिमम इंस्टेंस में क्या रख दो, रिजर्व। लेकिन जब लोड इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, 0% से 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 10% जाएगा, तो जब लोड इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो उसके बाद जो इंस्टेंस आएगा लोड के बढ़ने से, उस इंस्टेंस का क्या हो टाइप होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, क्या पेमेंट प्लान वाले होने चाहिए। अगर आप ऑन डिमांड लेते हो तो ऑन डिमांड में क्या होता है, इंस्टेंस आएगा, आज लोड है, थोड़ी देर बाद लोड चला जाएगा तो इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा। क्योंकि ऑटो स्केलिंग में यही होता है ना, लोड है तो मशीन रहेगी, नहीं है तो मशीन निकल जाएगी। मान लो लोड है तो 10 इंस्टेंस तो मेरे रिजर्व थे और फट से 100 इंस्टेंस आ गए मेरे पास। तो जो 90 इंस्टेंस आए हैं उनका टाइप मान लो ऑन डिमांड है, और आधे घंटे बाद लोड कम हो गया और 90 इंस्टेंस निकल गए। फिर 10 मिनट बाद लोड बढ़े, फिर 90 आए, 10 मिनट बाद लोड कम है, फिर आ गए। तो ये 90 इंस्टेंस का प्राइसिंग मैथड देखो कहाँ जाएगा, एक का 100 रुपए है। तो वहीं पे अगर मैंने स्पॉट यूज कर लिया मेथड में तो मैं बेनिफिट में हो जाऊंगा, क्योंकि इंस्टेंस को लॉन्ग टाइम तक तो मैं भी नहीं रख रहा हूँ। लॉन्ग टाइम तक वाले तो रिजर्व है, शॉर्ट टाइम के लिए है। तो एक चांस मार दूं यहाँ पे मैं कि ये जो लोड बढ़ने से जो इंस्टेंस मेरे आएंगे ये स्पॉट होंगे, तो प्रॉफिट क्या हो गया, पैसे मेरे कम लगेंगे।
उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो 90 इंस्टेंस वैल्यू है वो कभी पूरी नहीं हो पाई, तो मैंने बोला कि मैंने अपनी नीड के हिसाब से 20 इंस्टेंस और एक्स्ट्रा ले, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 100 की जगह 120 कर देता, 20 और फालतू ले रहा हूं मैं। तो 20 और फालतू लेने का मतलब होता है कि अगर कुछ इंस्टेंस डिलीट हो भी जाते हैं बिडिंग की वजह से, तो एटलीस्ट मेरी जो नीड वैल्यू थी वो तो अभी भी है। तो तब भी आप प्रॉफिट में हो अगर स्पॉट इंस्टेंस लेते हो, क्योंकि कहाँ उसका प्राइस 100 रुपए, इसका प्राइस कहाँ था। तो इस तरीके से स्पॉट इंस्टेंस यूज होता है कंपनी के अंदर। आपने कभी अगर अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के टाइम पे कभी लोड बैलेंसर या ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करे होगे, तो दिखता होगा वहां पे स्पॉट इंस्टेंस का ऑप्शन आता है। तो ये रहा स्पॉट इंस्टेंस। रिक्वेस्ट, आप प्राइसिंग हिस्ट्री देख सकते हो, अभी क्या प्राइस चल रहा है, देख रहे हो? ये देखो, ये चीपेस्ट कॉस्ट में मिल रहा है। ऑन डिमांड में इतने का पड़ रहा है, तो देखो इसमें देखो इतना पड़ रहा है, इस रीजन में इतना पड़ रहा है। 46% सेव हो रहा है आपका कंपेयर टू ऑन डिमांड। देखो, आप 262% तक सेविंग हो रही है। टाइम भी बता रहा है कि कब तक आपको लेना है, 3 आवर्स के लिए लेते हैं। जैसे आप नॉर्मल इंश्योरेंस को लॉन्च करते हो वैसे ही इसको भी आप लॉन्च करोगे। देखो, आप कॉस्ट सेट कर सकते हो यहाँ पे, मैक्सिमम कॉस्ट अपना सेट कर दो। इस तरीके से स्पॉट इंश्योरेंस आप लॉन्च कर दो। उसके बाद एक और नया पेमेंट मेथड इन्होंने लॉन्च किया, जिसका नाम है सेविंग्स प्लान। सेविंग्स प्लान में क्या होता है कि आपने बोला कि मेरे को एक हैवी डिस्काउंट चाहिए डेपुट से। क्या चाहिए? हैवी डिस्काउंट चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, आप स्टारबक्स में कॉफी पीने जाते हो, आप जारा H&M में कपड़े खरीदने जाते हो, तो वो आपको ना एक अकाउंट जनरेट करके दे देते हैं। आप स्टारबक्स में गए, उन्होंने आपको एक कार्ड बना के दे दिया और बोला कि अगली बार जब आप आओगे ये कार्ड का नंबर दिखाओगे तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट हम दे देंगे। या आप जारा में कपड़े खरीदने गए, तो वहां पर उन्होंने आपको एक अकाउंट आपका जनरेट कर दिया है और आपको बोला कि नेक्स्ट टाइम आप आओगे, ये अकाउंट आप दिखाओगे तो आपको हर एक ड्रेसेस के ऊपर अप टू 80% तक का डिस्काउंट मिले। ऐसे आपको पता है स्कीम्स चलती रहती। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि अगर आप सेविंग्स प्लान्स ले लेते हो, तो आप कल को इंस्टेंस को क्रिएट करोगे तो आपको इंस्टेंस के ऊपर हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया करेंगे हर टाइप के इंस्टेंस। तो आप सेविंग्स प्लान एक्टिवेट कर सकते हो। बट सेविंग्स प्लान यहाँ पर ऐसा होता है कि सेविंग्स प्लान में आपने डब्ल्यूस के साथ एक कमिटमेंट कर लिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 72% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा।
और सेविंग्स प्लान पे आपने इनके साथ एक कमिटमेंट कर दिया है कि एवरी मंथ हम आपको ये सर्टन अमाउंट फिक्स आप कर देते हो जो आप एडब्ल्यूएस को पे करोगे। जैसे मैंने $10 फिक्स कर दिया, तो एवरी मंथ मैं उन्हें $10 पे कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एवरी मंथ $10 मैं उन्हें पे कर रहा हूँ। अब उसके बदले में मुझे क्या दे रहे हैं? इंस्टेंस पे डिस्काउंट दिया करेंगे। फिर मैं कितने भी, तो यहाँ पे देखो, कंप्यूट सेविंग प्लान, इंस्टेंस सेविंग प्लान है। कह रहा था मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प टू रिड्यूस योर कॉस्ट बाय अप टू 66। These plan automatically apply to EC2 instance users regardless of instance family size, availability zone, regions, OS और tenancy। Fargate users service के ऊपर मिलेगी। Lambda users duration provision concurrency and provision duration। EC2 savings plan में provide the lowest price, offering saving up to 72% in the exchange of commitment to use individual instance family regions, M5 users and region। This automatically reduce your cost on the selected instance family in that region regardless AG इस सारी चीजें। तो ये सेविंग्स प्लान्स आपको परचेज सेविंग्स प्लान्स में आप क्लिक करो, आप ले सकते हो। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ? परचेज सेविंग्स प्लान ले लो। ये देखो, 1 ईयर, आवरली कमिटमेंट, स्टार्ट डेट, एंड डेट बता दो। क्लियर है? हाँ जी, समझ आ गई? कंफर्म करो। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। ऐसे ही इन्होंने डेडिकेटेड होस्ट का ऑप्शंस भी यहां पर दिया है। डेडिकेटेड होस्ट में देखो क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जब हम लोग इंस्टेंस को बनाते हैं तो हम लोग लॉन्च इंस्टेंस में जब क्लिक करते हैं तो नीचे आओ जरा। ये देखो, एक होता है रन शेयर्ड हार्डवेयर, रन डेडिकेटेड इंस्टेंस एंड लॉन्च दिस इंस्टेंस ऑन अ डेडिकेटेड होस्ट। शेयर्ड हार्डवेयर का मतलब हुआ कि आपका जो इंस्टेंस है वो ऐसे हार्डवेयर पे जाकर बनेगा जहां पर और भी कस्टमर्स हैं, और भी क्लाइंट्स हैं, और भी यूजर्स के इंस्टेंस वहां पर है। डेडिकेटेड इंस्टेंस में क्या होगा? ऐसा हार्डवेयर पे जाके बनेगा जहां पर सिर्फ आप हो, कोई और नहीं। ठीक है? तो मान लो मैंने डेडिकेटेड हार्डवेयर, शेयर्ड हार्डवेयर में क्या हुआ? शेयर्ड हार्डवेयर में ऐसा होता है कि ये इंस्टेंस मेरा है तो हो सकता है यहाँ पे इंस्टेंस HCL वाले का, यहाँ पे विप्रो वाले का है, यहाँ पे
टीसीएस का। डेडिकेटेड इंस्टेंस में क्या होगा कि अगर मेरा इंस्टेंस इस हार्डवेयर पे चला गया तो इस हार्डवेयर पे कोई और कस्टमर नहीं आए, लेकिन ये मेरे से क्या करते हैं, ये मेरे से पूरे कैपेसिटी का पैसा मिलेंगे। ठीक है, मतलब बाकी कैपेसिटी का भी पैसा मुझे मुझसे एक बार में चार्ज कर लेंगे। लेकिन जब मैं अगला कोई इंस्टेंस बनाता हूं, उसको भी मैं डेडिकेटेड इंस्टेंस सिलेक्शन करूंगा, तो फिर वो देखते हैं कि इसके पास तो ऑलरेडी डेडिकेटेड इंस्टेंस है जो हमने इनसे चार्ज किया हुआ है, तो फिर अगला क्यों दे। कस्टमर की डिमांड तो यही थी ना कि डेडिकेटेड इंस्टेंस, ऐसा हार्डवेयर दो जहां पे मैं डेडिकेटेड रहूं, मेरा डेडिकेशन हो, कोई और क्लाइंट का ना हो। तो वो क्या करेंगे, दूसरे जगह पे लॉन्च कर देंगे, दूसरे जगह पे लॉन्च कर देंगे। बट आपसे पैसा तो पूरा एक बार ले चुका है, अब दोबारा नहीं लेंगे, दोबारा सिर्फ उस इंस्टेंस का लेंगे जो आया है। तो पहला डेडिकेटेड इंस्टेंस कॉस्टली पड़ता है, उसके बाद अगला डेडिकेटेड इंस्टेंस आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा, फिर सही हो जाता है। लेकिन जो अभी डेडिकेटेड होस्ट आ रहा है उसका क्या मतलब। डेडिकेटेड इंस्टेंस में क्या होता है, आपको हार्डवेयर तो डेडिकेटेड मिला है, लेकिन इस चीज की गारंटी कभी नहीं होती है कि आप इंस्टेंस को स्टॉप करो और दोबारा स्टार्ट करो तो कल को वही हार्डवेयर में। ऐसा कुछ नहीं होता, हार्डवेयर चेंज हो जाए। आपको उन्होंने कहा है कि हम आपको ऐसा, आपका इंस्टेंस ऐसी जगह पे लॉन्च करेंगे, डेडिकेट जगह पे, लेकिन कल को हार्डवेयर भी चेंज हो जाएगा, आप स्टॉप स्टार्ट करते हो सकता है दूसरे हार्डवेयर पे चले जाओ। लेकिन अगर मेरी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो हार्डवेयर के साथ बाइंडिंग होनी है, जो मैक एड्रेस के साथ बाइंडिंग होनी है, तो उस केस में फिर आपको डेडिकेटेड होस्ट रिकमेंड किया जाए। तो डेडिकेटेड होस्ट रिकमेंड करने का मतलब होता है कि आपने पूरा का पूरा उनका एक रैक आपने ले लिया, अब वो रैक आपका कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करते हो, डेडिकेटेड होस्ट लेते हो। क्या लेते हो, डेडिकेटेड होस्ट। ये देखो, आपने डेडिकेटेड होस्ट लिया। अब होस्ट आप लेते हो तो आपको बताना पड़ता है कि उस होस्ट में किस टाइप का इंस्टेंस। अगर मैंने A1 ले लिया तो उस होस्ट में सिर्फ A1 टाइप के इंस्टेंस बनेंगे, क्योंकि उस हिसाब से वो कैपेसिटी आपको देंगे। आपको बताना है रीजन, ठीक है, इंस्टेंस ऑटो प्लेसमेंट, होस्ट रिकवरी, कि कल को होस्ट को कुछ हो जाए तो ऑटोमेटिक रिकवरी उसकी हो जाए, कैन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट योर इंस्टेंस ऑन द न्यू रिप्लेसमेंट होस्ट इफ योर करंट होस्ट इज अनरीचेबल ड्यू टू परमानेंट फेलियर। किसी रीजन से बैकएंड का होस्ट परमानेंट फेल हो जाए तो क्या करना है। तो आपने इनेबल कर दिया तो आपके सारे इंस्टेंस को दूसरे होस्ट पे रख देंगे, कब, फेल होने के केस पे। होस्ट मेंटेनेंस automatically allot a new dedicated host when the degradation of the dedicated current host reboots your instance on the new host during the scheduling maintenance event। कभी कुछ मेंटेनेंस वगैरह करें तो आपके इंस्टेंस को दूसरे होस्ट पे शिफ्ट करो। क्वांटिटी बता दो कितनी लेनी है, ठीक है, कि कमांड बता रहा है, कमांड से भी आप ले सकते हो इस तरीके से। क्लियर है, किसी को डाउट। नो सर। ठीक हो गया। सर होस्ट में सिर्फ इतना ही है कि आपका होस्ट परमानेंट होगा, वो दूसरे हार्डवेयर पे शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, स्टॉप स्टार्ट के केस में नहीं होगा। कभी मेंटेनेंस वगैरह होता है, कभी फेलियर होता है तो ही होगा, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट, कैपेसिटी रिजर्वेशन।
कैपेसिटी रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? आपने प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली इंडस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। आपने बोल दिया भाई देखो फाइनल प्रोजेक्ट जो बनता है ऑटो स्केलिंग के बेस पे बनता है, तो ऑटो स्केलिंग पे आपने मिनिमम इंस्टेंस वैल्यू 10 ले लिया, मैक्सिमम इंस्टेंस वैल्यू आपने 100 ले लिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन कभी कुछ टेस्टिंग पर्पस के लिए आपको इंस्टेंस चाहिए ऑन डिमांड वाले, कि भाई कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बना है, कोई पाइपलाइन के लिए, कोई कोड टेस्टिंग के लिए हमको इंस्टेंस चाहिए, कोई कंपनी में नई एप्लीकेशन बनी है इंस्टेंस चाहिए, आप मार्केट से थोड़ी खरीदने जाओगे, एडब्ल्यू से ही लोगे। कोई कुबरनेटिस बेस्ड एप्लीकेशन टेस्ट करना है तो कुबरनेटिस के लिए इंस्टेंस चाहिए। अब उसको आप रिजर्व थोड़ी करोगे, 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन के लिए का अगर आपको यूज केस है तो उसके लिए आप 1 साल की रिजर्व थोड़ी करोगे। आप या तो ऑन डिमांड लोगे या तो स्पॉट लोगे, लेकिन आपको 3 दिन के लिए इंस्टेंस चाहिए। अब आप स्पॉट लोगे नहीं क्योंकि उस पर कंटिन्यू लोड है, 3 दिन तक रहेगा, आप ऑन डिमांड लोगे। ऑन डिमांड आप लेने जाते हो और कल को उनके पास कैपेसिटी नहीं है तो आपको वेट वेट करना पड़ेगा। तो इस केस में ये इशू कंपनी में देखने को मिलती थी। अभी तो ऑन डिमांड मिल रहा है, आगे चल के शायद ना मिले। तो इन्होंने लॉन्च किया कैपेसिटी रिजर्वेशन, कि आप 8-10 कैपेसिटी रिजर्व करके अपने पास हमेशा रखें, कल को ऑन डिमांड जैसे इंस्टेंस उसके ऊपर डिप्लॉय करने के लिए। तो इन्होंने कैपेसिटी रिजर्वेशन ऑप्शंस ला के दिया, जिसमें ऐसा होता है कि मैं इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर रहा हूं लेकिन मैंने हार्डवेयर की 3-4 कैपेसिटी को रिजर्व कर लिया, ठीक है। 3-4 कैपेसिटी को मैंने क्या किया, रिजर्व कर लिया। जैसे आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, वहां पे संडे के दिन या फेस्टिवल्स के दिन कार पार्किंग के लिए स्पेस नहीं होता। अब उन्हें पता है कि हमारी सारी पूरे मंथ की शॉपिंग यहीं से होती है, हम कहीं बाहर नहीं जाते, स्ट्रीट मार्केट नहीं जाते, राइट। तो उन्होंने उस शॉपिंग मॉल्स की कार पार्किंग का एक स्पेस रिजर्व कर लिया। तो रिजर्व करने का मेरे मतलब क्या हुआ, अगर वो डेली अपनी कार को लेके जा रहे हैं, जैसे मान लो अगर शॉपिंग मॉल के अंदर किसी की शॉप है तो वो इंसान तो डेली जाएगा, राइट। अब अगर उस इंसान ने वहां की पार्किंग को रिजर्व नहीं किया उस कैपेसिटी को, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, सोचो जरा। अगर पार्किंग फुल है तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी। तो उसने क्या किया, कैपेसिटी को रिजर्व कर लिया। अब वो आए या ना आए, उसकी कैपेसिटी रिजर्व हो गई है। अब इससे बेनिफिट्स क्या हो गया, इससे बेनिफिट्स ये हो गया, अगर मान लो वो फुल डे का चार्ज 300 रुपीज दे रहा था और वो डेली ऑन डिमांड के हिसाब से पे कर रहा है, तो मंथली कितना हो गया, 3000 रुपीज। 3000 से भी ज्यादा, 9000 रुपीज हो गए। लेकिन वहीं पर उसने उस कैपेसिटी को रिजर्व कर लिया 2000 रुपीज में। तो वैसे यहां पर हुआ कि आपने क्या किया, कैपेसिटी को रिजर्व कर लिया। क्रिएट ऑन डिमांड कैपेसिटी रिजर्वेशन, यस। देखो अब पूछ रहा है रन शेयर्ड हार्डवेयर या रन डेडिकेटेड, शेयर्ड हार्डवेयर ही दे देना। कितनी कैपेसिटी चाहिए, मैंने बोला 5 कैपेसिटी चाहिए। कैपेसिटी के अंदर किस टाइप, मतलब कौन सी कार खड़ी करोगे, बड़ी छोटी, ठीक है। तो ये तो जोन आप बता रहे हो, साइज आप यहां से बताओगे, ये रहा साइज। मैं इस टाइप की इंस्टेंस की कैपेसिटी रिजर्व कर रहा हूँ। टाइम बता दो, 30 तारीख से, ठीक है। मतलब कब तक चाहिए, आज के डेट से। मैनुअल एंड करना है वो बता दो, मैनुअली कैंसिलेशन करूंगा या इस डेट में कैंसिल कर देना। इंस्टेंस एलिजिबिलिटी आप बता दो, इस तरीके से आप कैपेसिटी को रिजर्व करके रखें। समझ आई सर? मैं नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है?
ऐसे ही यहां पर देखो, लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट क्या है? अब जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आप इंस्टेंस बनाओ, तो आप क्या करोगे? आपने देखो, एक इंस्टेंस को डिप्लॉय करने के लिए नंबर ऑफ सेटिंग्स आती है। जैसे इंस्टेंस का नाम, फिर इमेजेस, फिर उसके बाद इंस्टेंस के टाइप का सिलेक्शन करो। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या करना है आपको, सिलेक्शन आप करते हो। फिर की पेयर का सिलेक्शन, फिर नेटवर्किंग का सिलेक्शन आप करते हो, कौन सी वीपीसी में बनानी है, कौन सा फायरवॉल अलाउ करना है। फिर स्टोरेज का सिलेक्शन करते हो, वॉल्यूम ऐड करते हो। फिर एडवांस डिटेल में आते हो आप। डोमेन, भाई ये इंस्टेंस इस पर्टिकुलर डोमेन में ज्वाइन हो जाए वो आप बताते हो। फिर इंस्टेंस प्रोफाइल आप बताते हो, ठीक है, कि कौन सा रोल इस पर अटैच हो। फिर होस्ट नेम टाइप बताते हो, इंस्टेंस में होस्ट नेम किस टाइप का होना चाहिए। फिर इंस्टेंस ऑटो रिकवरी बताते हो कि इंस्टेंस के साथ अगर कुछ हो तो उसकी रिकवरी डिफॉल्ट हो जानी चाहिए या डिसेबल्ड करनी है, क्या करनी हो आप बताते हो। शट डाउन बिहेवियर बताते हो कि अगर इंस्टेंस को कोई शट डाउन करे तो इंस्टेंस के साथ क्या हो, इंस्टेंस स्टॉप मोड में चला जाए या टर्मिनेट हो जाए इंस्टेंस एडब्ल्यू से, वो आप सेटिंग बताते हो। फिर शट डाउन स्टॉप हाइब्रिड हाइबरनेट बिहेवियर बताते हो, ठीक है। फिर आप बताते हो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, कोई इंस्टेंस को टर्मिनेट करे तो ये सेटिंग आप बताते हो। फिर आप क्लाउड वॉच के बारे में बताते हो। फिर इलास्टिक सीपीयू बताते हो, जीपीयू। फिर क्रेडिट के बारे में सेटिंग्स आप करते हो, प्लेसमेंट ग्रुप आप सेट करते हो, परचेसिंग ऑप्शंस आप बता सकते हो, कैपेसिटी ब्लॉक या स्पॉट इंस्टेंस, कैपेसिटी रिजर्वेशन के बारे में बताओगे आप। टेनेंसी आप बताओगे, शेयर डेडिकेटेड क्या चाहिए, रैम डिस्क आप बता सकते हो कि पर्टिकुलर चाहिए, कर्नल आईडी आप बता सकते हो, लाइसेंस आपके पास कोई पहले से है वो आप बता सकते हो यहाँ पर। मेटा डेटा के बारे में बता सकते हो, एक्सेसिबिलिटी होनी है नहीं होनी है, मेटा डेटा वर्जन, मेटा डेटा रिस्पॉन्स होप लिमिट बता सकते हो, अलाउड टैग। फिर यूजर डेटा बता सकते हो कितने बना। तो एक इंस्टेंस को बनाते टाइम 20-25 सेटिंग करनी पड़ती है। अब आप किसी नए पर्टिकुलर पर्सन को बोलो कि आप जाओ इंस्टेंस बनाओ और इस पे ये सेटिंग करो। अब मान लो सेटिंग्स, वो नया बंदा है, फ्रेशर बंदा है, उससे नहीं आइडिया है, ये तो ठीक है। कल को आप देखो सिनेरियो के तौर पे कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आपने सेटिंग बताई कि लोड इंक्रीज हो तो इंस्टेंस अपने आप आए, और लोड अगर डिक्रीज हो तो इंस्टेंस अपने आप निकल जाए। ये आपने बताया रखा है ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, ठीक है। लोड इंक्रीज हो तो इंस्टेंस आए, और लोड डिक्रीज हो तो इंस्टेंस ये निकल जाए, ये आपने बताया। ठीक है, तो लोड के बढ़ने से जो इंस्टेंस आएगा वो सेम टाइप के इंस्टेंस होने चाहिए, सेम एप्लीकेशन वाले। तो वो इंस्टेंस जो आएगा लोड के बढ़ने से, कौन लेके आएगा? ऑटोमेटिक आता है, तो ऑटोमेटिक तो आएगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या यूज करें? तो वहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन यूज होगी, वो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले से डिफाइन करके एक फाइल पे रख देंगे। उस फाइल को ही कहा जाता है लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट, क्रेज लॉन्च टेम्पलेट। तो मैंने बता दिया, 1, टेम्पलेट वर्जन, टेम्पलेट स्टैक, ऑपरेटिंग सिस्टम, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो बता दिया। यहाँ पे मैं इंस्टेंस टाइप बता दिया, की पेयर बता दूंगा, नेटवर्किंग बता दूंगा, सिक्योरिटी ग्रुप बता दूंगा।
स्टोरेज बता दूंगा। रिसोर्स टैग बता दूंगा। देखो सारी सेटिंग कर दूंगा। सारी सेटिंग करके यूजर डेटा बता दूंगा कि इसके अंदर। ये लो। ठीक है। सारी चीजें बता दूंगा। ऐसे मैंने क्या किया, टेम्पलेट्स को बना लिया। अब मैं टेम्पलेट्स को लॉन्च कर लिया करूंगा, लॉन्च टेम्पलेट यहाँ से। ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आपके बार 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 यूज होते रहेंगे पूरे कोर्सेज के अंदर। ऐसे ही एडब्ल्यूएस ने इंस्टेंस टाइप का एक सेक्शन दिया है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने हर एक टाइप के इंस्टेंस की फिल्टरिंग कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मैंने बोला कि मुझे ऐसे इंस्टेंस दिखाओ जो इस आर्किटेक्चर बेस हैं। देखो, तो ये सारे इंस्टेंस दिखा रहा है, x86 _ 64 भी आर्किटेक्चर बेस है। या बेयर मेटल वाले ऐसे इंस्टेंस दिखाओ। ये रहे। ऐसे दिखाओ जो फ्री टीयर पे आते हैं। ये देखो, ऐसे दिखाओ जिसका साइज स्मॉल हो। ऐसे दिखाओ जिसकी नेटवर्क परफॉर्मेंस अप टू इतनी हो। समझ आ रही बात यहाँ पर? दूसरी चीज, अगर हम इनकी प्राइसिंग की बात करें, तो इसकी प्राइसिंग दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, इनकी जो प्राइसिंग होती है, ये रीजन टू रीजन वेरी करती है। क्योंकि मान लो सेम इंस्टेंस, अगर हम लोग देखें, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्दर्न वर्जीनिया पे मैं एक इंस्टेंस आपको दिखा रहा हूँ, T2.micro। फ्री में तो है, बट फ्री टीयर खत्म होने के बाद तो नहीं होगा ना। इसका प्राइस देखो क्या पड़ रहा है, 1 घंटे का इतना पड़ रहा है। कौन से रीजन में? नॉर्थ एंड वर्जीनिया रीजन में 1 घंटे का प्राइस ही है। अगर मैं इसे 1 घंटे की प्राइस को कैलकुलेट करूं तो कितना डॉलर ले रहा है? 0.0116 डॉलर। कितना है? 0.0116 डॉलर 1 आवर्स का प्राइस है ये। ठीक है।
तो आप मुझे बताएं 1 मंथ में कितने आवर्स होते हैं? 744। तो अगर मैं इसको 744 से करूं तो $8.6304 इसका प्राइस है। कहाँ पे है इसका प्राइस? नॉर्थ एंड वर्जीनिया रीजन में। कितना प्राइस है? इतना। इतना प्राइस है। लेकिन अगर मैं इसी की प्राइस देखूं मुंबई में, तो प्राइस में देखो फर्क आ जाएगा। अब यहां पर 1 घंटे का कितना ले रहा है? 0.0124 मल्टीप्लाई 744। देखो, सेम इंस्टेंस, बट यूएस में इतने का है और यहाँ इतने का। क्या फर्क है? हर कंट्री का करेंसी अलग अलग हो, वहाँ के टैक्सेस, वहाँ मैनेज करने के रिसोर्सेस अलग। तो ऐसा नहीं है कभी भी कि एक सर्विस का प्राइस इस रीजन में ये है तो दूसरे में वही होगा, ऐसा नहीं। अलग अलग। समझ आ गई? तो ये तो ऑन डिमांड था। अगर मैं यहाँ आऊँ, देखो, और भी चीज बता रहा है कि एक इंस्टेंस जब बनाते हो तो डेटा भी ट्रांसफर आप लोग करते हो। ऐसे ही इनका अपना एक कैलकुलेटर होता है, AWS। AWS का अपना एक प्राइसिंग कैलकुलेटर है, जहां से आप पूरा का पूरा कोटेशंस बनाने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैंने क्रिएट एस्टीमेट में क्लिक किया। आपसे पूछ रहा है किस रीजन का देखना है, यहाँ बताओ। कौन सी सर्विस का प्राइस देखना है? EC2। अब आपसे देखो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी फैमिली देखनी है। मैंने यहाँ बोला T2 फैमिली। मेमोरी कितनी देखनी है? 1 GB। नेटवर्क परफॉर्मेंस कितना देखना है? अप टू 5 GB। अब बताया इसने T2.micro का मैंने सिलेक्शन किया। पेमेंट ऑप्शंस क्या देखने हैं? रिजर्वेशन 1 ईयर या 3 ईयर, नो ऑफरेंट। तो देखो ये प्राइस बता रहा है, 3 ईयर्स नो ऑफरेंट का प्राइस ये है। अगर 1 ईयर करूंगा तो प्राइस कम होगा। 1 ईयर में ऑल ऑफरेंट करूंगा, प्राइस देखो। अगर नो ऑफरेंट कर रहा हूं तो 1 महीने का ये ले रहा है मेरे से। 1 महीने का कितना ले रहा है? $6। कितना ले रहा है? $6 ले रहा है। मल्टीप्लाई 12 के साथ करता हूँ, $72। कितना ले रहा है? $72। अगर ये $72 मेरे से प्राइस ले रहा है, कितना? नो अपफ्रंट पेमेंट मेथड पे। अगर मैं इसी को ऑल अपफ्रंट पेमेंट करता हूं तो देखो, ₹68। कितना हो गया? ₹68। पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट करता हूं तो ये क्या कह रहा है? $34 पहले दे दो और $2 पर मंथ दे देना। तो $2 अगर पर मंथ दे रहा हूं तो साल में $12 इनको इंस्टॉलमेंट दूंगा। $2.85 पर मंथ लेगा। तो ये मुझे इतना मेरे से लेगा,
प्लस $34 एडवांस ले रहा है, तब भी इतना पड़ रहा है। 3 साल का अगर करूं ऑल अपफ्रंट, तो कितना ले रहा है? $136। 3 साल में $136 ले रहा है मेरे से। तो अगर 1 साल में ऑल अपफ्रंट पेमेंट में 68 ले रहा था, तो 3 साल में कितना ले रहा? 204। बट यहां पर अगर मैं एक बार में 3 साल करता हूं तो देखो 136, मतलब फायदा किस में है? 3 साल वाले में। क्लियर करो। हाँ जी। ठीक है। यस सर। ऑन डिमांड में अगर आप देखते हो, ऑन डिमांड में अगर मैं क्लिक करता हूं, ऑन डिमांड में देखो यूजेस 100%, यूटिलाइजेशन परसेंटेज पर मंथ, देखो कितना ले रहा है ऑन डिमांड में? $8 ले रहा है पर मंथ। तो अगर $8 पर मंथ ले रहा है, 1 साल का कितना लेगा? 8.47। कितना ले रहा है? $101। देखो, तो $101 मेरे को वही इंस्टेंस का पड़ रहा है जो रिजर्व में कितने का पड़ रहा था? 68। देख रहे हो डिस्काउंट? अगर स्पॉट पे आता हूं, वही इंस्टेंस एज अ स्पॉट यूज करता हूं, ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बता रहा है, आवरली रेट ये, मंथली रेट ये। अभी ऐसा कुछ खास दिखा नहीं रहा है। ठीक है। अदर परचेसिंग ऑप्शंस में अगर आप आते हो, ये भी वही चीज है। अब कहता है कि आप इंस्टेंस अगर आप लोगे तो इसके साथ ईबीएस वॉल्यूम भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम लेना है? एक वॉल्यूम लेना है मुझे। क्या साइज लेना है? थ्रूपुट क्या चाहिए? प्राइस देखो बढ़ गया। स्टोरेज अमाउंट 500 GB चाहिए, प्राइस बढ़ गया। स्नैपशॉट कितने लेने हैं? आवरली स्नैपशॉट लेना है मुझे। कितने स्नैपशॉट जीबी का स्नैपशॉट लेना है? 50 GB बोल दिया, प्राइस बढ़ गया। 5 GB करता हूँ एक दिन में। मॉनिटरिंग करनी है, यस, डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करनी है, ये प्राइस बढ़ गया। डेटा ट्रांसफर करना है, यस, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम इंटरनेट फ्री है, ऑल अदर रीजन फ्री है। देख रहे हो, इनबाउंड डेटा ट्रांसफर फ्री है, कोई पैसा नहीं। ठीक है, टोटल फ्री है ये। लेकिन जब इंट्रा रीजन डेटा ट्रांसफर करते हैं, अमाउंट देखो प्राइस बढ़ गया। टीबी पे आ रही है, जीबी कर लेते हैं। आउटबाउंड डेटा ट्रांसफर, ये लो, प्राइस देखो बढ़ गया। एडिशनल कॉस्ट, तो ये एक एस्टिमेट प्राइस, मतलब कोई अगर आपसे कोटेशन मांगे तो इस तरीके से देखो आगे निकल के, अपफ्रंट कॉस्ट टोटल मंथ इतना पड़ेगा इस इंस्टेंस को रन करने। समझ आ गई? तो ऐसे हर एक सर्विस का आप निकाल सकते हो। अगर आप लोड बैलेंसर कर रहे हो तो लोड बैलेंसर का भी निकाल सकते हो कॉस्ट। समझ आई? तो 15 मिनट हमारे पास बचा है, क्वेश्चन लेके आ जाओ आप लोग। इस टॉपिक में किसी को डाउट है? तो ये हमारा EC2 का टॉपिक बाइंड अप होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टोरेज का। इस टॉपिक में किसी को क्वेश्चन है किसी कोई भी चीजों से, तो आप पूछो।
हाँ जी, सबको समझ आ रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? संजय, क्या प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछो। जैसे कि वीपीसी का था, हम्म वीपीसी में हम सबनेट डिफाइन कर दिया हम्म /16 का, करेक्ट? हम्म तो इन प्लेस में 16 ही ले रहा हूँ, वहां पे मैंने 24 का डिफाइन कर दिया है। एंड इन फ्यूचर अब मैंने बीपीसी लेवल पे तो डिफाइन किया 24 का, बट मेरे आईपी ऑक्यूपाई हो गए हैं और मुझे और ऐड करने हैं। हम्म सो क्या AWS अलाउ करता है कि हाँ, करता है, करता है। मतलब हम दूसरा सबनेट अटैच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट सेम सबनेट को इंक्रीज नहीं करने देगा, जैसे कि अगर /24 है उसको /16 नहीं 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 कर, नहीं, करेक्ट? करेक्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट, किसी और का क्वेश्चन? सर वंशप्रिया दिस साइड। हम्म आपने जैसे बताया था कि स्पोर्ट इंस्टेंस अगर कोई और उसको हाई बिट दे देता है तो वो हमसे वो विद इन 2 मिनट्स उसको ले लेंगे सर। हम्म तो यहाँ पे हमारे पास जो नोटिफिकेशन आएगा वो थ्रू मेल या फिर मेल किसके थ्रू आएगा? मेल पे आएगा, तो अकाउंट में भी उसके लिए आएगा। हमको कोई सर्विस इनेबल करनी पड़ेगी? अगर है तो कौन हाँ, सी नोटिफिकेशन SMS टॉपिक इनेबल करनी पड़ेगी। SMS के लिए SMS, ईमेल के लिए SES इनेबल करनी पड़ेगी आपको। और किसी का क्वेश्चन? नेक्स्ट। संजय, एक चीज और थी कि हमने जब है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैथ नहीं था, तो इसलिए मैं वीपीसी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। आपने जब सबनेट क्रिएट किए थे तो वैसे तो सारा का सारा प्राइवेट सबनेट था, बट उसमें आपने मेंशन कर दिया 2 पब्लिक सबनेट। तो एक क्वेश्चन था कि मेरे से जब लास्ट टाइम मैं इंटरव्यूज दे रहा था तो उसने पूछा था हाउ यू विल क्रिएट प्राइवेट एंड पब्लिक सबनेट। सर, सबनेट आप जब क्रिएट करते हो तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं होता है कि ये प्राइवेट होगा, ये पब्लिक होगा। सबनेट तो इक्वली क्रिएट होते हैं। अब जिस सबनेट को हम लोग एज अ डायरेक्ट IGW की तरफ पॉइंट करते हैं वो सबनेट पब्लिक हो जाता है, राइट। और जिस सबनेट को हम लोग IGW की तरफ पॉइंट नहीं करेंगे डायरेक्ट, वो प्राइवेट होता है। ओके, सिंपल सब। कंप्लीट सबनेट सेम ही रेंज का रहेगा, हाँ, जस्ट आपने जो उसमें VLSM यूज किया है उस पार्ट में से किसी भी एक सबनेट को उठा के आप LB या IGW तरफ माउंट पॉइंट कर कर देंगे रहे हो ताकि। IGW की तरफ, पॉइंट करो इंटरनेट गेटवे की तरफ डायरेक्ट रूट टेबल पे जाके, तो पब्लिक हो गया। जिसको नहीं किया वो प्राइवेट हो गया। ठीक है। मतलब देखो, इंसान सब लोग सेम है। जिस जिसने एग्जाम क्रैक कर लिया वो उस पोस्ट को हासिल कर लिया, जिसने नहीं किया वो नहीं। इंसान तो वही है, तो सबनेट इक्वल है। जिस सबनेट को उठा के आपने IGW की तरफ पॉइंट कर दिया वो सबनेट पब्लिक हो गया, जिसको नहीं किया वो प्राइवेट है। बात खत्म। कि सबनेट बनाते टाइम उसका नाम पब्लिक लिख देने से वो पब्लिक नहीं है, नाम लिख देने से प्राइवेट नहीं है वो। मेरा यही था कि कहीं सेपरेटली कुछ नहीं पब्लिक नहीं का ऑप्शन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। EC2 के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्लिक करके फीचर आता है। क्या क्या? ओके, EC2 फ्लिक। EC2 फ्लिक फ्लिक
फ्लिट अगर मुझे मल्टीपल जोन के इंस्टेंसेस या कुछ सिंगल इसमें लॉन्च करना है तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो? आपको मल्टीपल लॉन्च करने हैं। Yes, multiple instances in multiple zones, availability zones है, जैसे instances type अलग है, तो उसके लिए फीचर भी आता है Amazon की ओर से, इसी को क्लिक करके उसके बारे में कुछ। नहीं, मल्टीपल लॉन्च करना मतलब समझा नहीं मैं आपके क्वेश्चन को अभी। लेट्स से एक मेरा इंस्टेंस टाइप है T1 T2 लाइक दिस, ओके, अलग अलग टाइप की मैं यूज कर रहा हूँ, ओके, तो ये फंक्शनलिटी हम यूज कर सकते हैं यूजिंग EC2 Flip। सर EC2 जो फ्लिट है ना, ये पार्ट है सिस्टम मैनेजर का। आप फ्लिट की बात कर रहे हो, इसका जो पेरेंट टॉपिक है उसका नाम है सिस्टम मैनेजर। ओके, तो ये आने वाला है अपने कमिंग। सिस्टम मैनेजर AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट में तो नहीं आता है, प्रोफेशनल में आता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी में, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। AWS प्रोफेशनल पे आएगा ये सिस्टम मैनेजर, ये इसके अंदर आता है सारी चीजें। तो ये AWS की ऐसी सर्विस है जो बहुत कुछ करके देता है। रियल टाइम सिनेरियो में इसका यूज मैंने देखा है बहुत सारा। हाँ, ये आप प्रोफेशनल जब करोगे तब उसमें सिखाऊंगा मैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट में। तो इसमें नहीं है। नहीं, एसोसिएट में। नेक्स्ट। भाई सर, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा रिकॉर्डिंग के मामले में। सर, रिकॉर्डिंग टाइम से मिल नहीं रही है। नहीं, रिकॉर्डिंग आपको तो मिला है। आपको अभी तक कितनी रिकॉर्डिंग आपके पास है? आप 24 मार्च का नहीं मिला था सर मुझे, अभी कल मिला है मुझे सर। 24 मार्च का नहीं मिला? नहीं, अभी तक हमारी कितनी क्लासेस हुई हैं? 4 क्लासेस हुई ना। हाँ सर, 4 क्लासेस। रिकॉर्डिंग 4 क्लासेस की हुए हैं। मुझे पहले भी 3 नहीं मिली थी, मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया था। नहीं, आपको यूट्यूब से डाउनलोड नहीं करना है। आपको ड्राइव पे जो एक्सेस दिया है ना, उधर पे ही अपलोड हो जाता है। ये इधर पे अपलोड हो जाता है, इधर से उठाना है। अब आज की भी रिकॉर्डिंग मैं इधर पे अपलोड करूंगा तो आपको कोई देगा नहीं, आपको ऑटोमेटिक विजिट करना है, देखना है। इवनिंग तक में आप देखना आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और नेक्स्ट। और किसी का क्वेश्चन है? हेलो। आई थिंक किसी का नहीं है तो रैप अप कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सर एक बात। हम्म सर प्रीवियस क्लास में जो बीबीसी का एक लॉन्ग प्रोजेक्ट का एक लिंक बोला था, हम्म जैसे कि वो दिया हुआ है अभी, आप लेक्चर्स को पढ़ो, उसमें दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू संजय। थैंक यू। कल नहीं क्लास? नहीं सर जी। हेलो। हेलो। सर एक्चुअली आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो मुझे पुरानी रिकॉर्डिंग चाहिए होंगी। हाँ, ईमेल आईडी आप भेज देना मेरे को। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू।